आइए आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको मजा आ ही रहा होगा एंशियंट में, और एंशियंट से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी क्लियर हो रहा होगा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस एंशियंट में होने के बावजूद वो आर्ट एंड कल्चर में भी है, ये भी आपको अभी पता चल रहा होगा। और प्लस जो नई चीज़ है, लेट एंशियंट क्या होता है, अर्ली मिडिवल क्या है, ये भी आपको अभी पता चल रहा होगा। तब आपकी अभी पढ़ाई आसान हो जाएगी, आपकी रिवीजन भी आसान हो जाएगी, हिस्ट्री की आपकी स्ट्रैटेजी ही पूरी चेंज हो जाएगी, देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, और आप सही से मैक्सिमम क्वेश्चंस को मार्क करके आओगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है आपको। है? आगे देखते हैं, इनमें से ऐसे कौन सा पर्सन है जिसने अशोका के एडिक्ट को डिसिफर किया है? जॉर्ज मिलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मिलर और विलियम जोन्स। तो जितना भी एक तो है कि हमने मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ा होता है? और मॉडर्न इंडिया में हमें थोड़ा बहुत पता है कि विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए थे। ठीक है। और विलियम जोन्स क्या है, ये इंडोलॉजिस्ट है, लैंग्वेज के बारे में काम करते थे। और ऑफ कोर्स अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो भी तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व है। बट फिर भी जितना भी हमें विलियम जोन्स के बारे में पता है, अशोका के साथ उनका कभी कनेक्शन आता नहीं है, एशियाटिक सोसाइटी के साथ ही उनका कनेक्शन आता है। वही चीज मैक्स मुलर की है। मैक्स मुलर भी एक इंडोलॉजिस्ट है? मैक्स मिलर भी इंडोलॉजिस्ट है। और इतना भी हमने पढ़ा होता है कि मैक्स मिलर जो है वो संस्कृत लैंग्वेज से एसोसिएटेड है? वो संस्कृत लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। ठीक है। और आज जो हम अशोका के एडिक्ट के बारे में जो भी जानते हैं, उसमें हमें इतना तो पता है कि अशोका के एडिक्ट्स जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो मैक्स मिलर हो गया या विलियम जोन्स, ये तो इससे कनेक्टेड हो ही नहीं सकते क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। तो अपने आप हम दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अपने आप हम क्या है, दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास बचेगा जॉर्ज मिलर एंड जेम्स प्रिंसेप। फिर हमें दिखेगा कि जॉर्ज मिलर का नाम तो हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलता नहीं है? और ओवरऑल जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसमें जॉर्ज मिलर का नाम लगभग बहुत ही कम मिलता है। और अशोका के साथ तो बिल्कुल उसका नाम दिखता नहीं हमको है? अशोका के साथ बिल्कुल हमें उसका नाम दिखता नहीं है। और फिर हमारे पास एक ही नाम रह जाता है, जेम्स प्रिंसेप है? हमारे पास एक ही नाम रह जाता है, जेम्स प्रिंसेप, जिसने ये एम्परर अशोका के एडिक्ट पहली बार डेसिफर किए थे। और इस तरीके से अपने आप क्वेश्चन फैक्चुअल होने के बावजूद, अलग अलग पर्सन के डिफरेंट फैक्ट्स सामने होने के बावजूद सही आंसर हमारा आ जाता है। राइट। इसमें क्या है कि ये पर्सनैलिटी जो है एंशिएंट इंडिया की और मॉडर्न पर्सनैलिटी, इनके बीच का लिंक हमको डेवलप करना है। वो लिंक हम डेवलप कर पाएंगे, हमारा सही चुनाव हमारे सामने होगा। तो ये तरीका है इसका। आइए आगे देखते हैं। फिर से अशोका के एडिक्ट के बारे में पूछा है और उनका लोकेशन पूछा है, जो यूपीएससी की आदत है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लिंक करके क्वेश्चन पूछना, या ऐसा ही है। धौली, उड़ीसा। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी वही था, धौली एलिफेंट के बारे में पूछा था। और वो उड़ीसा में था, वो क्लियरली मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि धौली उड़ीसा में है। सही है। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश है? एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, नाम से ही थोड़ा पता चलता है कि साउथ में कहीं होना चाहिए, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंध्र लिखा है, नाम और स्टेट जुड़ रहा है, ये भी लेते हैं। तीसरा जौगुड़ा है? जौगुड़ा मध्य प्रदेश, नाम तो लग रहा है कि शायद मध्य प्रदेश साइड में हो सकता है, बट थोड़ा छत्तीसगढ़ उड़ीसा की तरफ ज़्यादा दिखता है। ये नाम जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा की तरफ ज़्यादा दिखता है। मध्य प्रदेश में तो ऐसा डायरेक्टली नाम दिख नहीं रहा है जौगुड़ा है, तो थोड़ा डाउट है। फिर चौथा देखते हैं, कालसी। कालसी इन कर्नाटका। कर्नाटका में तो ऐसी कोई प्लेस नहीं है, कन्नड़ा लैंग्वेज से भी ये टर्म मैच नहीं खा रहा है, ये तो ज़्यादातर हिंदी टर्म दिख रहा है, ये कहीं नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए। कालसी को हटा दो है? तो हमने दो सही कर लिए, चौथे को हटा दिया है। चौथे को हटा दिया तो ऑल फोर तो नहीं आ सकता है। ठीक है, एक तो तीनों होने चाहिए, एक तो दो होने चाहिए। पर जौगुड़ा और मध्य प्रदेश में लिंक लग नहीं रही है। जौगुड़ा और मध्य प्रदेश का है, लिंक लग नहीं रही है। ओनली वन भी नहीं आएगी है? ओनली वन भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे दो तो हमारे सामने है, एक तो दो या तीन।
ये है। तो कालसी तो कर्नाटक में नहीं है, क्लियर है। तो जौगुड़ा का थोड़ा सा डाउट है। फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में लिंक करके क्वेश्चन पूछा है। फिर हम ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह में, और उसमें हम मिनरल रिसोर्सेस वगैरह पढ़ते हैं। फिर हमें ध्यान में आएगा कि जौगुड़ा जो है वो उड़ीसा में है, और कहीं ना कहीं बॉक्साइट्स वगैरह जो है, आयरन डिपॉजिट्स वगैरह, ये सारी माइंस आपको, या कोल, ये जौगुड़ा में ज़्यादा दिखता है, खास करके बॉक्साइट्स वगैरह, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि जौगुड़ा फिर मध्य प्रदेश में नहीं आएगा। ये मध्य प्रदेश में आयरन हो सकता है, कोल हो सकता है, और बॉक्साइट नहीं है, है? फिर उस नॉलेज को इस्तेमाल करके उसको लिंक करके हमें क्या करना है कि आपका आना है, और फिर थोड़ा सा रिस्क लेके इस ऑप्शन को उठा सकते हैं, और हमारे पास सही आंसर रहेगा ओनली 2 है। पहले दोनों पेयर ही सही है, और बिल्कुल वो सही है, आपका तीसरा और चौथा गलत है? इस तरीके से आपको आना है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अशोका के जितने भी एडिक्ट्स है, उसमें से आपको मेजर अशोका के जो एडिक्ट्स है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अशोका के कॉन्टेक्स्ट में भी ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मेजर एडिक्ट अशोका का नहीं है। सांची स्तूपा जरूर है, पर अशोका का मेजर एडिक्ट कोई दिखता नहीं है। अशोका के मोस्टली एडिक्ट्स आपको कहाँ दिखेंगे? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, कुछ साउथ में दिखेंगे, और बाकी यूपी और बिहार जो मौर्य एम्पायर का हार्ट है वहीं पे दिखते हैं। मध्य प्रदेश में आपको इतना दिखता नहीं है, तो उसको भी लेके आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, और सही चुनाव आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे। फिर से अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में है। आपको इंस्क्रिप्शन वर्ड आएगा तो अपने आप समझना है 80% ये क्वेश्चन अशोका के बारे में होगा। अगर एंशियंट इंडिया में इंस्क्रिप्शन से लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो लगभग समझ लीजिए 80% वो क्वेश्चन अशोक की तरफ से है? कि बाकी एंशियंट इंडिया के जो इंस्क्रिप्शन है 20% जो बाकी रूलर्स कहीं ना कहीं आते हैं और इतने प्रोमिनेंट नहीं है। ज़्यादातर कोई भी इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा वो सीधा अशोक के बारे में आएगा, है? और यहाँ पे वही है, एक दिया हुआ है हु सो एवर प्रेजेस, एक आपका कोट है, वो किस एम्परर का कोट है वो हमें देखना है? तो हु सो एवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स out of the exercise or out of the excessive devotion to his own sect with a view of glorifying his own sect, okay, he rather injures his own sect severely. तो कोट ऐसा है, बोलता है कि अगर कोई है अपने खुद के रिलीजियस सेक्ट को ब्लेम करता है, सेक्ट को बेसिकली प्रमोट करता है, या दूसरे सेक्ट को ब्लेम करता है, क्यों? अपने सेक्ट के प्रति उसका एक्सेसिव डिवोशन है या प्यार है उसकी वजह से, या अगर अपने सेक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए वो दूसरे सेक्ट को बेसिकली नकार देता है या उनकी बुराई करता है, तो ऐसे करते वो कहीं ना कहीं अपने खुद के सेक्ट या जो अपना रिलीजियस बिलीफ है उसको ही वो बर्बाद कर रहा है। ये आपका कोट है, और ये जो कोट है कहीं ना कहीं आपको रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म की तरफ कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है। और जब इसका मीनिंग हम समझेंगे और उसके हिसाब से हम ऑप्शंस देखेंगे तो हम अपने आप सही चुनाव कर पाएंगे, है? कृष्णदेवराय हो गए, हर्षवर्धन हो गए, या समुद्रगुप्त हो गए, इन तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने रिलीजन के बारे में खुल के बोला हो, है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बायगॉट थे या दूसरे रिलीजन को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, बिल्कुल नहीं है। बट इनके लिए रिलीजन ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं था, है? ये रिलीजन के बारे में खुल के बात करना है या इंस्क्रिप्शंस के थ्रू बात करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो काम सिर्फ अशोका ने किया था, क्योंकि हमें अशोका पता है, अशोका का धम्मा भी थोड़ा सा बेसिक पता होता है, और धम्मा को प्रमोट करने के लिए अशोका ने इंस्क्रिप्शंस का और पिलर्स का वगैरह कैसे इस्तेमाल किया था ये भी हमें पता है, और इसीलिए ये सारा स्टेटमेंट और उसका मीनिंग जान के हमें पता चलेगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास है अशोका, और सही आंसर की तरफ हम अपने आप आएंगे। आइए अब देखिए, संगम एज का एक क्वेश्चन है? साउथ इंडिया के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, और संगम एज का एक आध क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है? देखिए क्या पूछा है, और इसी साल 2022 में आया है। क्या पूछा है? संगम लिटरेचर के बारे में एंशियंट साउथ इंडिया में क्या सही है, क्या सही तरीके से पूछा गया है। पहला, संगम पोएम्स जो है उसमें मटेरियल कल्चर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है? पहला स्टेटमेंट ऐसा बताता है, संगम पोएम्स जो है उसमें मटेरियल कल्चर के बारे में कुछ नहीं लिखा है।
क्या ऐसा हो सकता है? संगम जो पोएम्स है या संगम लिटरेचर है, वो सिर्फ कोई डिवोशनल या स्पिरिचुअल या रिलीजियस लिटरेचर नहीं है। उसमें डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंगल से और मटेरियल कल्चर के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, और इस वजह से ये आपका गलत जाएगा। दूसरा, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्णा वाज नोन टू संगम पोएट्स है, और जाहिर सी बात है कि हमारा हमने जैसे मैंने बताया कि संगम लिटरेचर में सोसाइटी, कल्चर सबके बारे में लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है और एक ही आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। तो फिर भी देखते हैं आगे क्या है। आगे के स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ही हमें आंसर चूज करना है। संगम poems have no reference to warrior ethics है। संगम poems don't have any reference to warriors और ethics, warrior ethics के बारे में कुछ रेफरेंस नहीं है। तो नो रेफरेंस, इससे भी थोड़ा सा क्लू लगेगा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। वॉरियर मतलब क्या है? वॉर से कनेक्टेड है, और उस एंशियंट टाइम्स में मैं देखा कि वॉर्स वगैरह जो है, बैटल्स है, उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे है? उसमें भी कुछ मॉरलिटी होती थी, उसमें भी कुछ एथिक्स होते थे। गलत तरीके से किसी को अटैक करके मारना, ये चीजें होती नहीं थे। धर्म युद्ध जैसा बोलते हैं, वो कंसेप्ट हमारे पास था, तो इसलिए यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं लग रहा है। लास्ट में लिखा है संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल है। संगम लिटरेचर ने मैजिक वगैरह को नकार दिया है, ये सब सुपरस्टिशन है, इरेशनल है ऐसा बोला है। बिल्कुल नहीं। संगम लिटरेचर में ब्लैक मैजिक वगैरह सबकी बात की गई है? भले वो सुपरस्टिशियस है नहीं है, बात अलग है, पर उसकी बात की गई है। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और तो फिर हमने जैसे देखा, हमारे पास एक ही सही स्टेटमेंट रहता है कि सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्णा वाज नोन टू संगम पोएट्स। ये सही है। क्यों? मैंने पहले ही बताया, सोसाइटी कल्चर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है? तो सोसाइटी कैसी होती है, सोशल क्लासिफिकेशन कैसा होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है, तो हमारे पास सही चुनाव अपने आप आएगा। लॉजिकली हमें सही आंसर मिलेगा, ज़्यादा पढ़ा नहीं है नहीं, फिर भी आंसर अभी देखते हैं। मिसलेनियस में क्या है? भले ही वो मिसलेनियस है, इंपॉर्टेंट हो ही सकता है। हाँ, मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है वो हम देख चुके हैं पहले ही, शुरुआत में हमने किया था आर्ट एंड कल्चर में। इसलिए आप देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर में भी है और एंशिएंट इंडिया में भी आया हुआ है। इसका आंसर डी है हमारा। हमारा ए और बी दोनों एक कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है, ये हमने डिस्कस किया था। आप पहले वाले वीडियो में देख भी सकते हैं इसका, मैंने कैसे बताया था क्यों ये आंसर आपका सी आएगा, सॉरी डी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से क्या है, दोनों तरफ आपको देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट दो क्वेश्चन ऐसे हमारे पास है कि जो आर्ट एंड कल्चर में भी पूछे गए हैं और जो एंशिएंट इंडिया में भी पूछे गए हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये सारा हमारा ओवरऑल फोकस है। ओके।